हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की ये क्लास। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनको पता है कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है 80 नंबर का। सारे जो 6 पेपर होने वाले हैं वो सब 80 नंबर के ही होने वाले हैं। और सामाजिक विज्ञान में आपको पता होनी चाहिए टोटल 51 प्रश्न आने वाले हैं। कितने प्रश्न आने वाले हैं? 51 प्रश्न आने वाले हैं। और इस सामाजिक विज्ञान की टोटल 4 किताबें हैं और चारों किताबें जो है आपके 20-20 नंबर की हैं। 20-20 नंबर की चारों किताबें जो हैं और प्रत्येक किताब से 12 या 13-14 प्रश्न जो है आने वाले हैं। और इतिहास की किताब से आने वाले हैं 13 प्रश्न आने वाले हैं इतिहास की किताब से। और टोटल 5 चैप्टर है इतिहास की किताब में। और आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कौन सा प्रश्न आने वाला है। ये तो आपने जो है ब्लूप्रिंट में देख ही लिया है, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और ये जो आपका ये पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा किस पर? ये मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिस्ट पोस्ट में। ठीक है, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि आपको समझना है तो इस प्रकार समझिए कि ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर कितने नंबर का है? तो 4 नंबर का चैप्टर है। और इस चैप्टर से कितने प्रश्न आने वाले हैं? तो 3 प्रश्न आने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक अति लघुतरात्मक प्रश्न और एक लघुतरात्मक प्रश्न, इसी हिसाब से हैं सारे। ये भी 4 नंबर का है और इसमें 2 प्रश्न आने वाले हैं। कौन से? एक वस्तुनिष्ठ और एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न। चलिए, इसको ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप सब समझदारी हैं। सीधा बात करते हैं। ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो हमने पेपर बनाया है, मॉडल पेपर या फिर जो प्री बोर्ड कह सकते हैं, हिसाब को आप जो है किस प्रकार से रहने वाला है बोर्ड एग्जाम। हालांकि एक मॉडल आपके बोर्ड ने भी जारी किया है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसको हम क्लास में चर्चा कर ही चुके हैं। सीधे बात करते हैं एक नया जो एकदम ब्लूप्रिंट पैटर्न पर आधारित पेपर है उसकी चर्चा करते हैं, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो छपने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि खंड जो ए है, कौन सा खंड? क्योंकि पेपर जो है 4 खंडों में बंटा हुआ है। खंड ए जो है या ए है, इसमें आपके 3 प्रश्न आने वाले हैं। खंड ए में कितने प्रश्न आने वाले हैं? 3 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा होगा रिक्त स्थान प्रश्न और तीसरा प्रश्न होगा अति लघुतरात्मक प्रश्न। तीनों में ही कुछ प्रश्न है, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए 15 और दूसरा हो गया रिक्त स्थान में 7 प्रश्न और तीसरा अति लघुतरात्मक प्रश्न में कितने हो गए? उसके अंदर प्रश्न है आपके 10 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसमें से जो 15 प्रश्न है, यानी कि 15 नंबर का ये जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना है? 15। और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का है, तो ये 15 नंबर का जो प्रश्न है इसको सबसे पहले देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत मजदूरों का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये तो पता ही है, फेवरेट किस्म है, इसको तुम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में ये जो काले लोग थे इनका सहयोग किया और इस नस्ल भेदी सरकार के विरुद्ध, नस्ल भेदी कानून के विरुद्ध जो है एक बड़ा सत्याग्रह यानी एक बड़ा आंदोलन जो है छेड़ दिया था। और बाद में वहां पर जो है इनकी जीत भी हुई थी। गांधी जी इस सत्याग्रह में सफल भी हुए थे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न है आर्थिक महामंदी। आर्थिक मंदी की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में। 4 ऑप्शन है आपके सामने और उसमें से एक आपको चूज करना है। तो आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1929 में, 1929। विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। स्पिनिंग जेनी जो मशीन है इसका आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी से संबंधित कौन है? इस मशीन से जो संबंधित हैं वो कौन है? जेम्स हरग्रीव्स, जेम्स वॉट, अरस्तु या फिर माइकल वुल्फ। तो कौन संबंधित है स्पिनिंग जेनी से? तो स्पिनिंग जेनी से संबंधित है आपके जेम्स हरग्रीव्स। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा जेम्स वॉट। जेम्स वॉट का जो संबंध है, जेम्स वॉट का संबंध है किससे है? जेम्स वॉट का संबंध तो आपके भाप के इंजन से संबंधित कौन है? भाप के इंजन से संबंधित हैं आपके जेम्स वॉट। तो ये दोनों प्रश्न आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न, बंगाली भाषा में प्रकाशित, कौन सी भाषा? बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। यानी संपूर्ण जो आत्मकहानी है, पूरी आत्मकहानी है, इसमें अन्य किसी प्रकार की इसमें कहानियां वगैरह नहीं है, सिर्फ आत्मकहानी है। किसी एक व्यक्ति के बारे में उसकी पूरी जीवनी जो है उसमें लिखी हुई है, संपूर्ण आत्मकहानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जा में जहां,
अमर जीवन, गुलामगिरी, संवाद कौमुदी, इसमें से कौन सी संपूर्ण आत्म कहानी है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है अमर जीवन या अमर जीवन। ये रस सुंदरी देवी की जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी है। और संवाद कौमुदी के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये है आपके डॉक्टर राजा राममोहन राय की जो है क्या थी, राजा राममोहन राय की साप्ताहिक पत्रिका, बंगाली भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका है संवाद कौमुदी, राजा राममोहन राय की। तो इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय की है ये संवाद कौमुदी, साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है। भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ध्यान रखिएगा, यहां पर पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है कितने प्रतिशत भाग। तो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रतिशत भाग आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 30 होगा। पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है 30% भाग। कितना? 30% भाग आता है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद में 43% भाग किसके अंतर्गत आता है? तो 43% भाग आता है मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। और इसके बाद में बात करते हैं 27% भाग किसके अंतर्गत आता है? तो 27% भाग आता है आपके पठारी क्षेत्र के अंतर्गत। तीनों विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कितना प्रतिशत भाग आता है? 30% भाग, मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत 43% भाग, पठारी क्षेत्र के अंतर्गत 27% भाग। तीनों प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्वतीय, हमारे प्रश्न में पर्वतीय पूछा है तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 30% भाग। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य में स्थित है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे होंगे, उत्तराखंड में स्थित है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में है भारत का पटसन एवं पटसन निर्मित सामान के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो उत्पादन का पूछा है तो पहला स्थान है पटसन, और पटसन निर्मित सामान के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है? भारत का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, पहला जो स्थान है वो भारत का है पटसन और पटसन निर्मित सामान के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक आधुनिक परिवहन का साधन है। आधुनिक का पूछा है, आधुनिक यानी कि आधुनिक जो परिवहन का साधन है वो कौन सा है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, समुद्री परिवहन या फिर रेल परिवहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक परिवहन का जो है वो है पाइपलाइन, यानी पाइपलाइन के माध्यम से जो है जल है और भी जो प्राकृतिक गैसें हैं उनका जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, यानी पाइपलाइन जो है इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक परिवहन का जो साधन है वो कौन सा है? पाइपलाइन। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आधुनिक परिवहन का साधन कौन सा है? पाइपलाइन। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? तो ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? हमने जिक्र किया था सत्ता की साझेदारी में। ब्रुसेल्स जो है वो किस देश की राजधानी है? चीन, बेल्जियम, श्रीलंका या फिर इंग्लैंड। तो बेल्जियम देश की जो राजधानी है वो कौन सी है? बेल्जियम देश की राजधानी है आपके ब्रुसेल्स। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त है? 371 के तहत विशेष शक्तियां किस राज्य को प्राप्त है? तो विशेष दर्जा प्राप्त होता है संविधान के अंतर्गत। अलग अलग अनुच्छेद जो है कुछ राज्यों के विशेष में है। तो ये पूर्वोत्तर जो राज्य दिए हुए हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम, इन तीनों राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त है। अन्य राज्यों को तो सामान्य शक्तियां जो सभी संविधान में सब राज्यों को एक साथ अलग से इनका उल्लेख नहीं होता है, लेकिन इन तीन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 371 के तहत। अनुच्छेद 371 के तहत इन तीनों को दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी इन तीनों को जो है अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियां दी गई है। किस में दी गई है? भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 371। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? कितने पढ़े लिखे पुरुष हैं? तो कितने हैं? 82.14%। कितने हैं? 82.14% जो पुरुष हैं वो हैं साक्षर 2011 की जनगणना के अनुसार। इनमें से कौन तृणमूल कांग्रेस का संस्थापक है? तृणमूल कांग्रेस का संबंध जो है वो कहां से है? आपके पश्चिम बंगाल से है। और पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी,
ममता बनर्जी जो है इसी पार्टी से मुख्यमंत्री बनी हुई है और ममता बनर्जी ही इसकी संस्थापक है, यानी ममता बनर्जी ने ही ये पार्टी बनाई थी। कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने ये पार्टी बनाई थी, तृणमूल कांग्रेस। स्थान पूछे कि किस स्थान से संबंधित है, तो किस स्थान से संबंधित है ये, तो ये आपके संबंधित है पश्चिम बंगाल से। किस स्थान से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली यानी निर्माण उद्योग धंधों में विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित करना किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? तो प्राकृतिक उत्पाद होते हैं वो तो सिद्ध किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन प्राकृतिक जो उत्पाद हैं उनको विनिर्माण प्रणाली द्वारा किसी अलग रूप में परिवर्तित करना वो क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र। वो किस में आ जाता है? वो उद्योग धंधों में आ जाता है, उद्योग कारखानों में ही हम बनाते हैं, तो वो हो गया द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है ये, प्राथमिक उत्पादों को जो है विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित करना। इसके बाद में है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकांश जो निर्णय हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? बैंक द्वारा, सदस्य द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। स्वयं सहायता समूह में होता क्या है? जो खुद ही लोग जो एक ही पृष्ठभूमि, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं एक जैसे, या गरीब हो सकते हैं या कुछ मध्यम वर्ग के लोग हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती है, ये कुछ 10-15 महिलाएं आपस में मिलकर क्या बना लेती है? एक समूह बना लेती है, अपना एक ग्रुप बना लेती है, जिसमें जो है वो समय समय पर क्या करती रहती है? प्रतिदिन या प्रति माह कुछ बचत करती रहती है ना। सब महिलाएं क्या करती है? डेली 10-10 रुपए जमा करती है। तो फिर वो क्या हो गया? उनका स्वयं सहायता समूह हो गया, उनका ग्रुप हो गया, और उनके पास जो है क्या आ गए? बहुत सारे पैसे, वो पैसों की बचत कर रही है। तो इसमें अब निर्णय कौन लेगा? बचत का निर्णय या ऋण संबंधित जो निर्णय है वो कौन लेंगे? खुद सदस्य ही लेंगे। बैंक क्यों आएगा? बैंक की तो इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो सदस्यों द्वारा जो है अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? इस स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा लिया जाता है। इसमें सदस्य कोई भी हो सकता है, एक ही पृष्ठभूमि की महिलाएं हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, है ना। जो ग्रुप के सदस्य होते हैं वो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा ही अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं कि बचत कितनी कर रहे हैं हम, ऋण किसको देना है ना। किसी एक महिला को भी ऋण दे सकते हैं। देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देशों के तीव्र एकीकरण, एक होना, तो ये क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जो है ये है देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया। विभिन्न देशों के तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है? वैश्वीकरण। तो ये पहले प्रश्न में टोटल 15 प्रश्न आने वाले हैं। रोमन संख्या में जो है ये आने वाले हैं। ऐसे कैसे आने वाले हैं? रोमन संख्या में, समझ गए ना। रोमन संख्या में 1, 2, 3, और इसका आंसर जो है आपको इसी हिसाब से लिखना है। आंसर लिखा और लिखा रोमन संख्या कौन सी? 1 लिखी, और उसके सामने आंसर में मान लो पहले का जो भी आंसर हो, जैसे ए या ए बे सैदे में आई तो ए, और उसके सामने ए में कौन सा ऑप्शन है वो सामने लिखना है, तो महात्मा गांधी। इस प्रकार आपको जो है आंसर लिखना है। अब इसके बाद में खंड ए में ही दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें से जो प्रश्न आने वाले हैं वो है टोटल 7 रिक्त स्थान। पहला प्रश्न है, देश की पहली जूट मिल जो है स्थापित की गई थी कब? 1855 में। जूट मिल जो स्थापित की गई थी वो की गई थी 1855 में स्थापित की गई थी जूट मिल। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में खाली जगह नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। किसका? तो बंगाल गजट का। बंगाल गजट जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किसने किया था? बंगाल गजट नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। और ये बंगाल गजट जो पत्रिका है ये आपके साप्ताहिक पत्रिका है, और इसका प्रकाशन हुआ था 1780 में। तो चारों बातें ध्यान रखनी है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, 1780, बंगाल गजट, और यह है साप्ताहिक पत्रिका। इसके बाद में है, जल एक संसाधन है। तो जल क्या है? जल एक चक्रीय संसाधन है। जल क्या है? जल एक चक्रीय संसाधन है। समुद्रों और महासागरों का पानी जो है वो वाष्पित होकर बादल बनते हैं, और बादल से फिर वर्षा होती है, और फिर वर्षा का जल ये जो है पृथ्वी पर आता है, और पृथ्वी से ये फिर वापस जो है बह कर किस में चला जाता है? सागरों या महासागरों में चला जाता है, और फिर उसके बाद में वापस बादल बनते हैं। इस प्रकार ये क्या है? एक चक्रीय संसाधन है। जल एक क्या है? जल एक चक्रीय संसाधन है। इसके बाद में है, समाजवादी पार्टी का जो संबंध है वो मुख्यतः किस राज्य से है? तो
तो समाजवादी पार्टी का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो समाजवादी पार्टी का जो संबंध है वो है आपके उत्तर प्रदेश राज्य से। किस राज्य से? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध है समाजवादी पार्टी का। इसके बाद में है लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति किसके हाथों में रहती है? तो लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति होती है वो जनता के हाथों में निहित होती है, जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र में जो शासन की शक्ति है वो शासन किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा, क्योंकि जनता किसको चुनती है? प्रतिनिधियों को चुनती है, यानी सांसद और विधायकों को चुनती है, और बाद में यही सरकार बनाते हैं और शासन करते हैं। तो अंतिम जो शक्ति है शासन की वो जनता के हाथों में रहती है। इसके बाद में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साक्षरता दर। साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? साक्षरता दर। क्या कहलाता है? साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या कहलाता है? साक्षरता दर। इसके बाद में है का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर तरीकों को सरल बनाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है सरल बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम आदि वगैरह बनाता है। तो वो कौन सा संगठन है? वो है WTO। और आपको नाम क्या लिखना है? WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन। हिंदी में नाम लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। विश्व व्यापार संगठन, दोनों भी लिख सकते हो। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो है ये, इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर तरीकों को सरल बनाना, उससे संबंधित जो है नियम वगैरह बनाना। और इसके बाद में आता है आपका तीसरा प्रश्न। 2 हो गए, एक हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें हमने छोटे छोटे 15 प्रश्न देख लिए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न जिसमें से 7 हमने देख लिए रिक्त स्थान प्रश्न। अब आएगा तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें आप या तो लिख सकते हो एक शब्द, इसमें लिख सकते हो या तो एक शब्द या फिर लिख सकते हो एक लाइन। यानी इसमें शब्द सीमा क्या है? या तो आप लिखोगे इसमें आंसर में एक शब्द या लिखोगे एक लाइन। और ये जो प्रश्न है ये भी एकक नंबर का प्रश्न होने वाला है, एकक नंबर मिलने वाले हैं इस प्रश्न में। और तीसरे में सबसे पहला 10 प्रश्न आएंगे टोटल अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है ये टोटल कितने आने वाले हैं? 10 आने वाले हैं, यानी कि 10 नंबर का है ये अति लघुतरात्मक प्रश्न। ठीक है। और सबसे पहला प्रश्न है इसमें बहिष्कार क्या है? बहिष्कार, किसी चीज का बहिष्कार करना। जैसे हमने असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारी चीजों का बहिष्कार किया था। जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया, उनकी जो है होली जलाई। कॉलेजों का हमने बहिष्कार किया, स्कूलों का बहिष्कार किया, वकीलों ने जो है आपके कोर्ट जाना छोड़ दिया। तो यानी कि किसी के साथ गतिविधियों में हिस्सेदारी से इनकार करना, यानी कि हिस्सेदारी, भाग नहीं लेना, किसी की गतिविधि में भाग नहीं लेना, ये क्या है? बहिष्कार। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न, कार्डिंग क्या है? कार्डिंग एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? कपास या ऊन आदि रेशों की कटाई के लिए तैयार किया जाता है। जिसमें क्या होता है? कपास या ऊन, कोई भी हो, कपास हो चाहे ऊन हो, जो जिससे हम सूती वस्त्र बनाते हैं, आदि के जो रेशे होते हैं, धागे होते हैं, उनकी कटाई करनी पड़ती है। उसमें इस प्रक्रिया में क्या करना पड़ता है? कपास ऊन आदि रेशों की कटाई करके उसको तैयार किया जाता है कपड़े बनाने के लिए, वो होती है कार्डिंग प्रक्रिया। इसके बाद में सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा जो है किसने तैयार की थी? यानी सूती कपड़ा के लिए जो कारखाने हैं इसकी रूपरेखा जो तैयार की थी, मिल की रूपरेखा, वो की थी रिचर्ड आर्कराइट ने। इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? रिचर्ड आर्कराइट ने। इसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। यानी कि आप इसका आंसर जो है वो एक शब्द में भी लिख सकते हो। 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले किन्हीं 2 कच्चे मालों का नाम लिखिए। यानी कि सीमेंट जब हम बनाते हैं सीमेंट उद्योग में, तो वहां पर कौन से कच्चे माल जो है प्रयुक्त किए जाते हैं? तो आपको किसी 2 के नाम लिखने हैं। जैसे हमने 3 नाम लिख दिए, एक तो चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, और एक सिलिका का, और तीसरा जिप्सम का। इसमें से आप 2 नाम जो है याद कर लीजिएगा। इसके बाद में है किस देश की सामुदायिक सरकार सत्ता के बंटवारे का एक अच्छा उदाहरण है? सत्ता के बंटवारे का एक अच्छा उदाहरण है, यानी कि सामुदायिक सरकार, सभी जो है साथ में मिलकर क्या करते हैं? शासन करते हैं। चाहे किसी भी अलग अलग जाति के लोग हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हो सकते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हो सकते हैं। तो ये हमने बेल्जियम का जो उदाहरण देखा था वो इसमें सटीक बैठता है। यानी कि बेल्जियम देश की जो सामुदायिक सरकार है ये सत्ता के बंटवारे का एक अच्छा उदाहरण है। राइट आंसर क्या हो गया? बेल्जियम। एक वर्ड में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। पारिवारिक कानून
किसे कहते हैं, पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो पारिवारिक कानून परिवार से संबंधित है, विवाह है, तलाक है, या फिर गोद लेना, जिसको हम गोद लेना, खोले लेना बोलते हैं, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े जो मसले हैं, मामले हैं, इनसे संबंधित कानून को हम क्या कहते हैं, पारिवारिक कानून। विवाह हो, चाहे तलाक हो, चाहे गोद लेना हो, चाहे उत्तराधिकार यानी संपत्ति से संबंधित जो मामले हैं, यानी ये क्या है, परिवार से जुड़े हुए मामले, इनको हम बोलते हैं पारिवारिक कानून। राजनीतिक दल के प्रमुख जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं, राजनीतिक जो दल हैं, पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो इसमें कौन होते हैं, नेता होते हैं, राजनीतिक दल के नेता होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं, राजनीतिक दल को जो संगठित करने का काम करते हैं, है ना, वहां पर इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सक्रिय जो नेता होते हैं यानी कि तुरंत उस समय कौन है, यानी बाद में ये पार्टियां बदल भी लेते हैं, और इनके कुछ अनुयायी या समर्थक भी होते हैं, पार्टी के अनुयायी यानी समर्थक, जो उसको फॉलोवर कह सकते हैं हम, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। इसके बाद में प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, तीनों की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। प्राथमिक क्षेत्रक, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। इसके बाद में विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वैश्वीकरण। यहाँ पर क्या है, परस्पर, प्रश्न लिख दिया, विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। वो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी देख लिया था। अब इसके बाद में यहां से शुरू होता है खंड ब। क्या शुरू होता है, खंड ब। खंड ब कह सकते हो, खंड बी कह सकते हो, यानी भाग बी। तो ये खंड ए हमारा कंप्लीट हो गया, एक नंबर वाले प्रश्न हो गए पूरे। अब आएगा खंड ब, और इसमें होंगे 2-2 नंबर के प्रश्न, और इसमें होंगे टोटल लघुत्रात्मक प्रश्न, और 3 प्रश्न हमने देख लिए थे जो खंड ए में थे। अब खंड ब यहाँ से शुरू होगा, और यहाँ से खंड ब में चौथा प्रश्न से शुरुआत होगी खंड ब की, और यही आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का जो है पैटर्न रहने वाला है। चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। खिलाफत आंदोलन का गांधी जी ने समर्थन क्यों किया था। खिलाफत आंदोलन आपको पता होगा मुस्लिमों का एक आंदोलन था, और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे भारत में वो कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों जो है भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन क्यों किया, समझिए। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों जो है वो एक हो जाए, इसी कारण इन्होंने खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन किया था, क्योंकि ये मुसलमानों का आंदोलन था, है ना, ताकि हिंदू और मुसलमान जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाए, है ना। हिंदुओं और मुसलमानों जब ये दोनों एक नहीं होंगे तब तक गांधी जी जो है भारत में कोई बड़ा आंदोलन जो है नहीं चला सकते थे, ठीक है ना। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इस प्रकार आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, गांधी जी ने इस आंदोलन का जो समर्थन किया था वो हिंदुओं और मुसलमानों को एक करने के लिए ही किया था। हिंदू और मुसलमान एक हो जाए ताकि गांधी जी जो है कोई बड़ा आंदोलन छेड़ सके। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है तो हिंदुओं और मुसलमानों का एक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो, यूरोप में मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार वाद विवाद एवं संचार की नई संस्कृति को जन्म दिया। यानी कि पहले किताबें जो है हाथों से छपती थी, अब जो है मुद्रण संस्कृति आ गई, यानी कि छापे खाने का जो है आविष्कार हो गया यूरोप में। तो फिर लोग जो है आपस में वाद विवाद करने लगे, तर्क वितर्क जो है करने लगे, संचार की एक नई संस्कृति ने जो है जन्म ले लिया। किस प्रकार लिया, चलिए कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि छपाई आ गई, तो छपाई ने वाद विवाद और संवाद बोलने की जो नई संस्कृति है उसको जन्म दिया। इससे जो पुराने मूल्य थे, पुरानी जो हमारी संस्कृति थी, पुराने जो परंपरा से जो चली आ रही, हम जिन बातों को मान रहे थे, वो नई पुस्तकों में अलग अलग विचार छपे, तो लोगों ने नए नए लोगों के विचारों को पढ़ना शुरू किया। पुराने मूल्य हो, चाहे पुरानी संस्थाएं हो, चाहे पुराने नियम हो, उन पुरानी चीजों पर लोगों, आम जनता के जो बीच है वो चर्चा शुरू हो गई, वाद विवाद शुरू हो गए, संवाद शुरू हो गए, और एक नई संस्कृति को जो है जन्म दिया। और उनके पुनर्मूल्यांकन का जो है सिलसिला प्रारंभ हो गया, यानी उनका मूल्यांकन करने लगे कि पहले की जो ये परंपराएं हैं, मूल्य हैं, संस्थाएं हैं, पहले के जो नियम हैं क्या वो सही थे, उन पर सब क्या करने लगे, मूल्यांकन जो है वो करने लग गए। तो पहला पॉइंट ये हो गया, क्योंकि ये 2 नंबर के प्रश्न है तो इसमें आप 2 पॉइंट लिख सकते हो। और दूसरा पॉइंट क्या है, मुद्रण संस्कृति के माध्यम से, यानी इस छापा खाने की जो संस्कृति है इसके माध्यम से सामाजिक क्रांति के नए विचारों ने जो है जन्म लिया, नए नए जो विचार हैं लोगों के सामने आए। तो ये इसमें प्रमुख रूप से आप लिख सकते हैं। मुद्रण संस्कृति से क्या क्या हुआ, नई संस्कृति को किस प्रकार नई संस्कृति ने किस प्रकार जन्म लिया,
समझ गए आप अच्छी तरह से। इसके बाद में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधनों को नियोजित करना क्यों आवश्यक है। नियोजित करना बिल्कुल जरूरी है। इसके लिए प्रमुख पॉइंट जो है वो आपके सामने क्या है। संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता जो है निम्नलिखित कारणों से है। संसाधन का नियोजन क्यों जरूरी है, तो अधिकांश जो संसाधन है उनकी आपूर्ति जो है सीमित होती है, पूरे देश में भी नहीं होती, उनकी आपूर्ति जो है सीमित होती है। सब लोगों के पास जो है सारे संसाधन नहीं पहुंच पाते हैं, और अधिकांश जो संसाधनों का वितरण है वो पूरे देश में समान रूप से नहीं होता है, और समुचित वितरण हेतु जो है नियोजन जरूरी है। और सब में बराबर ये नियोजन हो, सब में बराबर जो है ये सारी संसाधन जो है पहुंच पाए, तो उसके लिए समुचित जो वितरण है, सबके लिए समान जो संसाधन पहुंचने चाहिए, वो उसके लिए नियोजित तरीका जो है जरूरी है, उनका नियोजन जो है जरूरी है। और इससे क्या होगा, नियोजित हम इसका नियोजन करेंगे तो संसाधनों की बर्बादी जो है नहीं होगी। नहीं तो जो ज़्यादा अमीर लोग होंगे वो क्या करेंगे, अमीर लोग जो है इसकी बर्बादी करेंगे, यानी वेस्टेज करेंगे संसाधनों को, और इससे पर्यावरण प्रदूषण भी मुक्त हो जाएगा, यानी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, और वर्तमान में जो सभी लोग हैं वो संसाधन प्राप्त कर सकेंगे। यदि हम संसाधनों का नियोजन करेंगे तो सब लोग जो है संसाधन प्राप्त करेंगे। और संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बनाए रखना भी जरूरी है। तो भावी पीढ़ियों के लिए हम तब कब बनाएंगे, जब हम संसाधनों का नियोजन करेंगे, तभी जो ये संसाधन है ये भावी पीढ़ियों के लिए हम बचा कर रख पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार आप प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, संसाधनों को नियोजित करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये दैनिक जीवन में भी जरूरी है। केवल किताबों में पढ़कर इनको यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना है, भावी जीवन के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाए रखना भी जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार जल दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है, यानी ये ज्यादा जो जनसंख्या बढ़ रही है इससे जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका किस प्रकार उत्तरदायी है आपको बताना है। तो बढ़ती जनसंख्या का मतलब क्या है, जब ज्यादा जनसंख्या होगी तो जल भी क्या चाहिए, जल भी ज्यादा चाहिए, पानी की जरूरत भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा आदमी होंगे, ज्यादा जनसंख्या होगी तो पानी की भी ज्यादा जरूरत होगी। तो जल, बढ़ती जनसंख्या का मतलब है जल की अधिक मांग, यानी ज्यादा जनसंख्या होगी तो जल की भी मांग अधिक होगी। तो इसका हम क्या लिखेंगे आंसर अच्छे से, कि जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी आवश्यक होता है। यानी ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वो ज़्यादा पानी तो पिएंगे, साथ में ज़्यादा अनाज भी खाएंगे। ज़्यादा अनाज खाएंगे तो अनाज कोई बिना पानी के थोड़ी उग सकता है, अनाज उगाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। और अनाज का उत्पादन यदि हमें बढ़ाना है, भाई जिस प्रकार जनसंख्या ज़्यादा होगी तो अनाज का उत्पादन भी बढ़ाना होगा, अनाज ज़्यादा उगाना पड़ेगा। तो उसके लिए जल संसाधनों का हम क्या करेंगे, ज़्यादा शोषण करेंगे, जल को ज़्यादा यूज़ में लेंगे, सिंचाई करेंगे तो भी जल जो है ज़्यादा लगेगा। तो इस प्रकार शुष्क ऋतु में भी हमें जो है खेती करनी पड़ेगी, 2 बार नहीं 3 बार, साल में 3 बार खेती करनी पड़ेगी, ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी। तो उसमें हमें जल क्या चाहिए, जल ज़्यादा चाहिए। इस तरह जल का क्या होगा, अत्यधिक प्रयोग होगा, जिसके कारण भूमिगत जो जल है उसका भी स्तर नीचे गिर जाएगा और जल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा पानी जो है वेस्टेज होगा। तो जल दुर्बलता का ये क्या है, प्रमुख कारण है। जल की कमी हो गई, यानी कि जल की ज़्यादा मांग होगी तो जल की धीरे धीरे जल कम हो जाएगा। इस तरह बढ़ती जो जनसंख्या है वो जल दुर्बलता के लिए क्या है, जल दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है। पर्यटन जो है वो किस प्रकार एक व्यापार है। पर्यटन यानी कि जो भारत क्या है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत में देखने लायक बहुत सारी बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक चीज़ें जो है बहुत ही पुरानी धरोहर है, हमारे महल वगैरह, दुर्ग वगैरह है ना, प्राकृतिक जो झीलें हैं। या फिर दक्षिण भारत में देखेंगे तो आपको द्रविड़ शैली में बहुत ही शानदार मंदिर देखने को मिलेंगे। वो देखने के लिए जो है विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, फ्री में थोड़ी देखते हैं, वो देखने के लिए यहाँ पर पैसे देते हैं कि हाँ मुझे ये मंदिर देखना है। तो उसके लिए क्या लगता है, टिकट लगता है, और फिर टिकट लेकर वो जाते हैं अंदर। तो वो क्या है, ये व्यापार की तरह है। पर्यटन भी क्या है, एक प्रकार का व्यापार है। तो भारत एक क्या है, विशाल देश है। यहाँ के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहरें, यानी ऐतिहासिक जो राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए दुर्ग हैं, महल हैं, है ना, झीलें हैं, और धार्मिक स्थल बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे हमारे अजमेर की जो दरगाह है, ने विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यानी विदेशी जो लोग हैं वो इनको देखने के लिए भारत में आते हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा प्रतिवर्ष हर साल जो है लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक यहाँ पर जो है क्या क्या देखने के लिए आते हैं, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक, चिकित्सा और रोमांचकारी पारी पर्यटन के लिए
आते हैं, यानी कि घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी यहाँ पर जो है ये लोग पैसा देते हैं, है ना, देखने के लिए पैसा देते हैं, तथा स्थानीय लोगों को भी क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। यानी कि वो वहाँ पर टिकट कोई ऐसे थोड़ी है, वो सरकार उनको नियुक्त करती है। उन जहाँ पर भी देखने जाते हैं, कोई भी महल है, कोई भी कहीं पर चीज़ है जहाँ पर लोग पर्यटक आते हैं, तो वहाँ पर सरकार लोगों को क्या करती है, नियुक्त करती है, तो वहाँ पर रोजगार भी मिलता है। इस प्रकार पर्यटन क्या है, एक व्यापार के रूप में उभरा है। तो हम बता सकते हैं पर्यटन क्या है, एक प्रकार का व्यापार है। पर्यटन भी एक प्रकार का क्या है, व्यापार है। सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी क्या है, संक्षिप्त विवरण दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा यहाँ से, सत्ता की साझेदारी क्या है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। सत्ता की साझेदारी यानी जो हम शासन कर रहे हैं उसमें सबकी क्या हो, हिस्सेदारी हो। साझेदारी यानी हिस्सेदारी, यानी सब साथ में मिलकर क्या करें, शासन करें। एक आदमी कोई शासन नहीं चला सकता, एक आदमी शासन नहीं चला सकता, सब साथ में मिलकर क्या करते हैं, हम सब साथ में मिलकर शासन करते हैं। तो सत्ता की साझेदारी यही है। सत्ता की साझेदारी क्या है, एक नीति है। इसके अंतर्गत क्या होता है, देश के शासन में समाज के सभी प्रमुख समूहों, यानी समाज के सभी लोग, सभी समूह जो हैं, सभी अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, सब इसमें शामिल हो जाओ। सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सब हम साथ में मिलकर क्या करें, शासन करें। यही तो क्या है, यही तो सत्ता की हिस्सेदारी है, यही तो सत्ता की साझेदारी है। सभी शासन में समाज के सभी प्रमुख समूहों को सत्ता का एक स्थायी भाग जो है वो प्रदान किया जाता है शासन करने के लिए। जातीय और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण विभाजित समाज में झगड़ा सुलझाने के लिए यह एक सामर्थ्यवान हथियार है। यदि आपको लोग जो लड़ रहे हैं उनको शांत करना है तो सब क्या करो, सब अलग अलग जाति के लोग जो है शासन करो, है ना, सब जातियों के लोग, सब धर्मों के लोग। यदि हिंदू धर्म के लोग ही शासन करेंगे तो मुसलमान वाले नाराज हो जाएंगे, वहां पर लड़ाई करने लग जाएंगे। तो इससे अच्छा तो ये करो, आप मुसलमानों को भी शासन में सम्मिलित करो, मुसलमानों को 2-4 को सांसद बनाओ, उनके लिए आरक्षण करो, तो वो शासन में सबकी क्या हो गई, हिस्सेदारी हो गई। और इससे क्या होगा, राजनीतिक आयोजन की व्यापक रूप से व्यवस्था होती है और जिसमें समाज के जो प्रमुख तत्व हैं उनको शासन में उचित स्थान मिलता है और उनको सम्मान भी प्रदान किया जाता है। यानी कि सब साथ में मिलकर करेंगे तो वही क्या है, सत्ता की साझेदारी। इसके बाद में क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है इस पर भी एक अच्छा सा प्रश्न तैयार कीजिएगा 2 नंबर का। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। और भारत ने आपको पता होगा धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल अपनाया है। जब देश का संविधान बन रहा था तब भी हमने जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का संविधान में उल्लेख किया था। तो धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल हमने क्यों अपनाया ये आपको बताना है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्या, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य, राज्य जो है किसी भी धर्म को क्या करता है, राज्य धर्म का दर्जा नहीं देता है। राज्य जो है वो सभी धर्मों को साथ में लेकर चलता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, है ना, किसी भी धर्म को आप नहीं भी अपना सकते हो, ये आप पर निर्भर है। राज्य जो है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी भी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं देगा। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, इसमें क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है, 2 बार लिख दिया, वह यहां से काट दो। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होती है। यानी आप कोई भी धर्म अपना सकते हो तथा किसी भी धर्म को जो है राज्य जो है वो कोई विशेष दर्जा नहीं देता है। राज्य जो है किसी भी धर्म को विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पर नहीं दिया जाता है। और सांप्रदायिकता, भाई हमने इसको जो है धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल क्यों बनाया है, क्यों अपनाया है, तो सांप्रदायिकता के कारण। सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता यानी कि धर्म के आधार पर जो है लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं, सांप्रदायिकता करते हैं, हिंसा करते हैं। तो धर्म के आधार पर लड़ना, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। आजाद तो हुआ था लेकिन इस सांप्रदायिकता के कारण देश 2 भागों में बंट गया था, एक भारत बना और एक पाकिस्तान बना। ये किस आधार पर बना, तो ये सांप्रदायिकता के आधार पर बना, धर्म के आधार पर बना। हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लग गए, हिंदुओं का देश हिंदुस्तान बना, मुस्लिमों का देश पाकिस्तान बना, ये धर्म के आधार पर बना। लेकिन फिर भी भारत में बहुत सारे मुसलमान रह गए, सिख रह गए, ईसाई रह गए, जैन रह गए, बौद्ध रह गए, यहूदी रह गए, पारसी रह गए। तो फिर हमने कौन सा मॉडल अपनाया, धर्मनिरपेक्ष मॉडल, कि अब भी यहाँ पर भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, धर्मनिरपेक्ष शासन जो है, धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल हमने अपनाया। तो सांप्रदायिकता जो है, जब देश आजाद हुआ था तो सांप्रदायिक
सांप्रदायिकता जो है ये हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक चुनौती रही थी। यानी इस चुनौती से निपटने के लिए हमने जो है ये धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल अपनाया। विभाजन के समय भारत पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे जो है हुए थे, बहुत ही खतरनाक वाले, भयावह यानी खतरनाक वाले, डरावने सांप्रदायिक दंगे हुए थे। और हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति जो है पूर्ण रूप से क्या थे, सचेत थे। हमारे भारत के सभी जो संविधान बनाने वाले जो लोग थे, लगभग 300 लोग, उन सब ने सोचा कि अब इस चुनौती से यदि हमें निपटना है तो हमें ये मॉडल अपनाना ही चाहिए। इसलिए इसी कारण हम लोगों ने क्या किया भाई, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल अपनाया। यानी कि भारत में कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति रह सकता है और भारत किसी भी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं देगा। यही क्या है, धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल। इसके बाद में है राजनीतिक दल कैसे सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, व्याख्या कीजिए। राजनीतिक जो दल हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सरकार कैसे बनाती हैं। सरकार, जैसे अभी राजस्थान में किसकी सरकार है, भजन सरकार। राजस्थान में मतलब किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्या है, एक दल है। भारतीय जनता पार्टी क्या है, एक राजनीतिक दल है। तो बीजेपी ने सरकार कैसे बनाई, आपको पता है बीजेपी ने सरकार कैसे बनाई। तो देखो, जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं, यानी चुनाव तो आपको पता ही है, चुनाव में हमने वोट दे दिया अलग अलग। जैसे राजस्थान में टोटल कितनी सीटें थी, 200 सीटें थी, और 200 सीटों में हमने अलग अलग पार्टियों के सब जगह लोग खड़े हुए थे, और हमने 200 यहाँ पर 200 लोग जीत गए, 200 जो विधायक हैं वो जीत गए। अब 200 विधायक जीत गए तो 200, जिसमें से 200 विधायक तो जीत गए, लेकिन 200 ये एक पार्टी के थोड़ी जीते हैं, अलग अलग पार्टियों के जीते हैं। 200 विधायक अलग अलग पार्टियों के जीते हैं। जैसे बीजेपी के मान लो 115 जीत गए, कांग्रेस के मान लो 70 जीत गए। इस प्रकार अगला जो है अन्य पार्टियों के फिर जो है बाकी वाले अन्य पार्टियों के जीत गए। जैसे बाकी कितने बच गए, 70 और 15 कितने हो गए, 85, और पीछे बच गए 15। तो यानी कि ये 200 हमने डिवाइड कर दिया, इतने लोग जो है यहाँ पर जीत गए। तो अब इसमें से सरकार किसकी बनेगी, तो सरकार बनेगी जो 200 हैं, तो 200 में से आधे से एक अधिक, आधा कितना हो गया, 100, यानी कि जिसके पास 101 सीटें होगी उसकी बनेगी सरकार। तो यहाँ पर 115 है, यानी 101 से ज्यादा है, तो 115 किसकी है, बीजेपी की। तो बीजेपी की सरकार बन गई। यानी इस प्रकार बीजेपी की सरकार बन गई। 115 सीटें, 101 से जिसकी सीटें अधिक होगी उसकी सरकार बन जाएगी। तो ये राजनीतिक दलों ने सरकार कैसे बनी, जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो वह दल जिसे सर्वाधिक सीटें प्राप्त होती है, यानी सबसे ज्यादा सीटें जिसको प्राप्त होती है, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल जी थे, उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि आप सरकार बनाओ। सरकार नीतियां और कार्यक्रमों का निर्माण करती है। सरकार फिर बन जाती है तो फिर वो क्या करती है, नीतियां बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, क्या क्या वो काम करेगी 5 सालों में। और ये जो निर्णय है ये कौन लेते हैं, मंत्रियों द्वारा लागू किए जाते हैं। हर सरकार में आपको पता होंगे मंत्री होंगे अलग अलग, चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, बहुत सारे मंत्री होते हैं। ये यहाँ पर निर्णय लेते हैं और इन निर्णयों को लागू करते हैं। और राजनीतिक दल जो है वो नेताओं की नियुक्ति करते हैं, नेता बनाते हैं ये, और उन्हें राजनीति में प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, है ना, प्रशिक्षण करते हैं। कोई भी शिक्षक बनता है तो उनको प्रशिक्षित करते हैं। तो इन राजनीति में भी उनको क्या करना पड़ता है, प्रशिक्षित करना पड़ता है ना। बिना प्रशिक्षण के कोई भी बड़ा जो है राजनेता नहीं बन सकता है। और फिर दल के सिद्धांतों में कार्यक्रम के अनुसार फैसला करने के लिए उन्हें क्या बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। पहले प्रशिक्षण देते हैं फिर उन्हें मंत्री बनाते हैं, ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार क्या कर सके, सरकार चला सके। यानी जिस प्रकार वो दल चाहता है, जो राजनीतिक दल जैसा चाहता है, वैसे ही उस राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो सरकार चला सकें। इस प्रकार समझ गए राजनीतिक दल जो हैं ये सरकार कैसे बनाते हैं और कैसे सरकार चलाते हैं, समझ गए। राजनीतिक दल को आमंत्रित करने का मतलब क्या है, यानी कि किसी के पास यदि 100 सीटें हो ही नहीं, 100 सीटें नहीं हो, यानी 200 सीटें हैं और किसी ने 100 सीटें प्राप्ति नहीं की है, यानी सबकी 90 से कम ही है, एक की 90 है, एक की 80 है, एक की 70 है, यानी कि टोटल मिलाकर मान लो 200 हो गई। और अब इनमें से किसी ने 100 सीटें प्राप्ति नहीं की है, 100 सीटें यानी कि 101 सीटें प्राप्ति नहीं की है, तो आमंत्रित तो कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा आमंत्रित। राजस्थान यदि किसी भी राज्य में है तो राज्य में जो राज्यपाल होता है वो किसी दल के नेता को कहता है कि आप क्या करो, अपना जो बहुमत है वो हमें बताओ। तो ये किस प्रकार करेंगे, ये कोई दो जो है इसमें क्या कर लेंगे, गठबंधन कर लेंगे। यानी राज्यपाल इसको भी कह सकता है, इसको भी आमंत्रित कर सकता है। यदि 100 सीटें किसी के भी पूरी नहीं हो रही है तो राज्यपाल किसी को भी अपने स्व विवेक के आधार पर जो है आमंत्रित कर सकता है। फिर ये क्या करते हैं, गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं।
इसके बाद में है लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र जो है वो किस प्रकार उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। उत्तरदायी यानी उत्तरदायी क्या होता है। उत्तरदायी देखो, हमेशा कोई भी सरकार होती है तो वो जनता के प्रति भी उत्तरदायी होती है, यानी कि जनता जब चाहे इस सरकार को गिरा भी सकती है और सरकार जनता जो चाहे वो कर सकती है, यानी सरकार यदि गलत काम करे तो सरकार उसको गिरा सकती है। वो क्या होता है, उत्तरदायी। तो लोकतंत्र में एक उत्तरदायी सरकार का जो है, लोकतंत्र क्या करता है, एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है कि लोग ही क्या करते हैं, शासक चुनते हैं और लोगों का जो है शासकों पर क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। नियंत्रण जो है इनका बरकरार रहता है, यानी सब कुछ किस पर निर्भर है, जनता पर निर्भर है। यानी जनता जो है ये जनता की क्या है, उत्तरदायी सरकार है। जनता चाहे तो सरकार को गिरा भी सकती है ना, और बनाकर भी रख सकती है। तो लोकतंत्र में जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जैसा हमने अभी 200 विधायकों के चुनाव हुए, 200 सीटों का राजस्थान पर अभी चुनाव हुए, इसमें से हमने जो है खींवसर से हनुमान बेनीवाल जी को जिता दिया, या अलग अलग जो स्थान है वहां से हमने अलग अलग विधायकों को जिता दिया। अब ये जो प्रतिनिधि हमने यहाँ से भेजे, इन्हीं प्रतिनिधियों ने क्या किया, इन्हीं प्रतिनिधियों ने सरकार बनाई और जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। और ये जो प्रतिनिधि होते हैं ये अपने कार्यों के लिए, यानी ये प्रतिनिधि क्या काम करेंगे, ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्योंकि इन्हें पता है यदि हमने जनता के लिए अच्छे काम नहीं किए तो जनता हमें अगले चुनाव में हरा सकती है, या इस चुनाव में भी ये क्या कर सकती है, इस दौरान भी 5 सालों के कार्यकाल के दौरान जो है एक बड़ा आंदोलन छेड़ सकती है। इस कारण ये जो प्रतिनिधि होते हैं ये जनता के प्रति अपने कार्यों के लिए, यानी काम क्या करेंगे, तो जो जनता चाहेगी वही काम करेंगे, तो जनता के प्रति ये क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार एक निश्चित समय अंतराल पर निर्वाचन की व्यवस्था के द्वारा लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। निश्चित समय अंतराल कितना हो गया, 5 साल, यानी 5 साल तक ये जो है जनता के प्रति क्या रहेंगे, उत्तरदायी रहेंगे, है ना। जैसा जनता से इन्होंने वादा किया है वैसा ही काम करेंगे, तो ये क्या होगी, एक उत्तरदायी सरकार। इसके बाद में एक प्रश्न है, विकास के अंतर्गत सामान्यतः सभी व्यक्ति किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा क्या हो, विकास हो। अब हम विकास तो करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हम क्या क्या, कौन कौन से लक्ष्य, कौन कौन से टारगेट हम हासिल करना चाहते हैं, ये हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न आ गया कि विकास के लिए हमारे सामने जो है कौन कौन से लक्ष्य होंगे। तो विकास के अंतर्गत हम, एक तो ये बात बिल्कुल राइट है कि हम अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, यानी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। आय तो हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा हम और भी कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं, हमारे साथ समान व्यवहार हो, यानी हमें समानता भी चाहिए, हमें स्वतंत्रता भी चाहिए। ज़्यादा पैसे होने से क्या है, यदि हमारे पास समानता नहीं है ना, तो फिर उस पैसे का भी हम क्या करेंगे, तो समानता भी होनी जरूरी है, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, हमारी सुरक्षा भी होनी चाहिए। हमारे पास ज़्यादा रुपए हैं, किसी ने हमारे ऊपर डाका डाल दिया, सारे पैसे छीन लिए, तो वो किस काम का। तो समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर भी मिलना चाहिए, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी हम रखते हैं। और हमारा बेहतर जीवन कई भौतिक और अभौतिक वस्तुओं पर जो है निर्भर करता है। तो सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होगा, आय तो होनी ही चाहिए। आय तो अधिक से अधिक हम प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ हम क्या चाहते हैं, हमारे साथ लोग जो है समानता का व्यवहार करें, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सुरक्षा हमारी होनी चाहिए और दूसरों से हमें आदर जो है वो मिलना चाहिए, समान जो है हमारा होना चाहिए। तभी जो हम यही तो चाहते हैं, हमारा विकास तभी तो होगा, केवल पैसों से हमारा विकास नहीं हो सकता। तो विशेष रूप से इस प्रश्न का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सरकारें जो हैं वो अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती है, यानी विदेशों से सरकार ऐसा क्यों चाहती है कि वहां से हमें जो है पैसा ज्यादा मिले। तो विदेशी निवेश क्यों करती है, वहां पर पैसा इन्वेस्ट क्यों करती है, इसको आकर्षित करने का सरकार जो है प्रयास क्यों करती है विदेशी निवेश का। तो सरकारें निम्नलिखित कारणों से, कौन कौन से कारण, देश की आधारभूत संरचना के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, तकनीकी विकास के लिए, कृषि विकास के लिए और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जो है सरकारें क्या करती है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करती है। इसके बाद में है उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा के अधिकार का क्या महत्व है। उपभोक्ता के अधिकार में हमने पढ़ा था, यहां से एक 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो उपभोक्ताओं के लिए जो सुरक्षा के अधिकार है इसका क्या महत्व है, यानी उपभोक्ताओं की जो सुरक्षा है वो क्या जरूरी है, इसका तो महत्व बहुत ज्यादा होना चाहिए। भाई उपभोक्ताओं की तो सुरक्षा होनी ही चाहिए। तो इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को ऐसे माल के क्रय विक्रय के विरुद्ध संरक्षण पाने का अधिकार प्रदान किया गया है जो जीवन और संपत्ति के लिए क्या है, हानिकारक है।
यानी कि हमें जो भी चीजें दी जा रही है तो उसके विरुद्ध यानी कोई गलत हमें चीज नहीं दी जाए, यानी हमारा संरक्षण, हमारी जो सुरक्षा है वो ज्यादा जरूरी है। तो हमें किसी प्रकार की कोई भी, हमें कोई जो उपभोक्ता है वो हमें, जो दुकानदार है वो हमें कोई चीज दे रहा है तो वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, यानी गुणवत्ता वाली चीज होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि यदि वो अच्छी नहीं होगी और हमारे शरीर पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ गया, हम बीमार पड़ गए, तो ये हमारी सुरक्षा कहाँ हुई। तो हमारी उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा के अधिकार का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु या सेवा के क्रय या उपभोग से बीमार होने, चोट लगने, किसी भी व्यक्ति के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल से होने वाली हानि के विरुद्ध जो है हमें सुरक्षा पाने का क्या है, अधिकार है। यानी ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं हो, हम बीमार नहीं हो, हमें किसी प्रकार की चोट नहीं लगे, या फिर अविवेकपूर्ण इस्तेमाल, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उस पर लिखा होना चाहिए कि ये इस प्रकार आपको इस्तेमाल करनी है। यदि वो नहीं लिखा हुआ है, हमने जो है बिना बुद्धि लगाए, बिना दिमाग लगाए किसी का प्रयोग कर लिया, यानी कि मान लो कोई भी चीज़ हो उसका बिना जो है ज़्यादा मात्रा में हमने किसी चीज़ को जो है खा लिया या पी लिया, तो फिर क्या होगी, गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसके विरुद्ध हमें क्या मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमारे शरीर में किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, उससे हमें जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए। और यही तो सुरक्षा का अधिकार है। उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा का अधिकार का महत्व पूछा है हमें, तो महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। महत्व होना, ये महत्व है, यानी कि हमें जो हम बीमार नहीं होंगे, चोट हमें नहीं लगेगी, और अविवेकपूर्ण इस्तेमाल से होने वाली हानि के विरुद्ध जो है हमें सुरक्षा पाने का अधिकार है। या ये होंगे आपके खंड ब के प्रश्न। इसके बाद में शुरू होगा खंड स। क्या होगा, खंड स शुरू होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है खंड स, और खंड स में आएंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, यानी कि 3-3 नंबर वाले प्रश्न आने वाले हैं। और इसमें आपको जो शब्द लिखने हैं वो लिखने हैं 100 शब्द। यानी अभी हम लघुत्तरात्मक प्रश्न में कितने लिख रहे थे शब्द, जो लघुत्तरात्मक प्रश्न था उसमें हम लिख रहे थे 50 शब्द। अब इस खंड स में हमें लिखने हैं टोटल 100 शब्द हर प्रश्न में। और इसमें प्रश्न भी ज्यादा नहीं है, 3-4 ही प्रश्न है, 16, 17, 18 और 19। 4 प्रश्न जो है इसमें होने वाले हैं। फिर 20वें से खंड द जो है शुरू हो जाएगा। तो 4 प्रश्न आपको इसमें से आएंगे, और चारों प्रश्न, मजे की बात यह है कि चारों प्रश्न आपके अथवा में भी आने वाले हैं। तो इसमें से आपको जो बेस्ट लगे दोनों में से वो आपको जो है करना है। जैसे 16वां प्रश्न, खंड स का पहला प्रश्न, यानी कि 16वां प्रश्न क्या है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ये आएगा। और इसके अथवा में क्या आएगा, अथवा में आएगा कि रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। यानी कि इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या आने वाला है, अथवा वाला प्रश्न आने वाला है। चलिए 16वें में सबसे पहले हम दोनों ही देख लेते हैं। अभी दोनों में से पता नहीं कोई एक आ ही जाए तो वो विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। तो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां हमें बतानी है। इसमें अब ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो 3 अलग अलग पॉइंट में आप लिख सकते हो। एक तापमान, फिर दूसरा वर्षा, और तीसरा मिट्टी। तापमान कितना होना चाहिए इसके लिए, तो गेहूं की खेती के लिए जो तापमान होता है वो होता है 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। ये इसके लिए अच्छा रहता है। तो और भी हम इसमें लिख सकते हैं कि बहुत कम तापमान जो है इसके लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। यानी इससे कम होगा तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा, हमारे लिए नहीं, गेहूं की खेती के लिए हानिकारक होता है। और गेहूं बोने के लिए जो जलवायु होनी चाहिए वो नम और तर होनी चाहिए। और तापमान का क्रम से बढ़ना जो है वो क्या है, लाभदायक है। ये आप जो है अलग अलग इसमें साथ में पॉइंट जोड़ सकते हो। बहुत कम तापमान इसके लिए हानिकारक होता है, और तापमान का क्रम से बढ़ना जो है वो इसके लिए लाभदायक होता है। यानी धीरे धीरे तापमान बढ़ता है ना, गेहूं की फसल जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके साथ साथ तापमान यदि थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी है ना, 25 से 26, 27, 28 भी चला जाए तो ये गेहूं की खेती के लिए क्या है, लाभदायक होता है। दूसरी, वर्षा कितनी चाहिए गेहूं में, तो गेहूं बोते समय साधारण जो वर्षा होती है वो लाभदायक होती है। यानी शुरुआत में जब हम गेहूं बोते हैं तो साधारण वर्षा, यानी धीमे धीमे वर्षा, कम वर्षा होती है तो भी क्या होती है, साधारण वर्षा लाभकारी होती है। इससे गेहूं का पौधा जो है वो अंकुरित होकर धीरे धीरे जो है बढ़ने लगता है, यानी बीज से अंकुर जो है वो फूटने लगता है, धीरे धीरे होता है। और इससे इसकी जो कृषि के लिए है कितनी वर्षा जरूरी है, 50 से 75 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा है वो पर्याप्त रहती है। कितनी क्या रहती है, पर्याप्त। वार्षिक वर्षा जो है वो पर्याप्त रहती है। अधिक वर्षा इसके लिए हानिकारक होती है। यानी अब ये भी ऐसे भी पॉइंट लिख सकते हैं, है ना, नेगेटिव भी लिख सकते हैं कि ये इतनी होनी चाहिए और इतनी नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो, अधिक वर्षा इसके लिए क्या है, हानिकारक होती है। और देखो ऊपर हमने लिखा ना था कि तापमान का बढ़ना बहुत लाभदायक होता है।
और देखो, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई आवश्यक होती है, यानी जहां पर वर्षा नहीं होती है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। और गेहूं की फसल काटते समय शुष्क मौसम जो है अवश्य होना चाहिए। और मिट्टी की बात करें तो गेहूं की कृषि के लिए हल्की दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी जो है वो उपयुक्त रहती है। और घास के मैदानों की गहरी भूरी मिट्टी भी जो है इसके लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। और मिट्टी में जो खाद होती है वो मिट्टी में सोरा और अमोनियम सल्फेट की खाद जो है वो लाभदायक होती है। खाद भी इसमें हम डाल सकते हैं, सोरा और अमोनियम जो सल्फेट है उसकी खाद। और इसका अथवा का जो प्रश्न है वो है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की क्या है, वाणिज्यिक खेती है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए इस रोपण कृषि की हमें क्या लिखनी है, विशेषताएं लिखनी है। तो रोपण कृषि भी एक प्रकार की क्या है, वाणिज्यिक खेती है, जिसमें फसलें जो है मुख्य रूप से बाजार और व्यापार को ध्यान में रखते हुए उगाई जाती है। यानी जो इसमें हम इस खेती को जो हम किस लिए उगाते हैं, ताकि हम बाजार में बेच सकें और व्यापार कर सकें। व्यापार के लिए ये जरूरी है। रोपण कृषि व्यापार के लिए होती है, यानी बेचने के लिए होती है। और इस कृषि के अंतर्गत एक नकदी फसल जो है उगाई जाती है, और जिसका उत्पादन केवल किसके लिए किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, बेचना होता है। उद्देश्य क्या होता है, बेचना। जिसका उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि रोपण कृषि जो है हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, बेचने के लिए करते हैं, व्यापार के लिए करते हैं। ठीक है ना, व्यापार के उद्देश्य से जो है खेती हम करते हैं। कौन सी, रोपण कृषि। रोपण कृषि करते हैं व्यापार के उद्देश्य से, यानी कि बेचने के उद्देश्य से। प्रमुख जो रोपण कृषि है, रोपण वाली जो फसलें हैं वो कौन सी है, चाय है, कॉफी है, रबर है, गन्ना है और कहवा है, केला है। ये सारी जो है क्या है, महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। महत्वपूर्ण रोपण फसलें ये हैं। अब हमें बतानी है रोपण कृषि की विशेषताएं, क्या क्या लक्षण हैं इस रोपण कृषि के। तो रोपण कृषि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम प्रमुख पॉइंटों के माध्यम से देख लेते हैं। पहली विशेषताएं, रोपण कृषि के अंतर्गत एक ही जो फसल है वो वृहत स्तर पर जो है उगाई जाती है। कोई भी एक फसल जो है हम बड़े क्षेत्र में, बड़े भाग में जो है उगा सकते हैं, वृहत स्तर पर जो है उगाई जाती है। और इस कृषि में अत्यधिक मात्रा में जो है पूंजी, हम पैसा जो है इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें बेचना है इस चीज को, हमें व्यापार करना है, हमें वापस जो है भरपाई हो जाएगी पैसों की, ज्यादा जो है पैसे मिलेंगे। व्यापार में आपको पता ही है घाटा नफा होता रहता है। इस कृषि में आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का जो है उपयोग किया जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जाता है कि किस प्रकार हम जो है अपने व्यापार को ज्यादा बढ़ा सकें। और इस कृषि के लिए विस्तृत क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र, कुशल प्रबंधन की भी जरूरत होती है, मैनेजमेंट की, तकनीकी ज्ञान भी जरूरी है, वैज्ञानिक मशीनें भी जो है, वैज्ञानिक मशीनरी, अच्छी मशीनें होनी चाहिए, उर्वरक खाद वगैरह किस प्रकार का होना चाहिए, पीड़कनाशी, यानी इसमें यदि कोई खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए पीड़कनाशी, तथा विकसित परिवहन व्यवस्था, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। परिवहन व्यवस्था यानी कि यहाँ पर रोपण कृषि में हमने जो फसलें हमें प्राप्त हुई है उस फसलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसके लिए परिवहन व्यवस्था और बाजार आदि की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इन सब की आवश्यकता होती है। इनके बिना जो है ये रोपण कृषि नहीं हो सकती। सबकी जरूरत पड़ेगी, बाजार की भी पड़ेगी। बाजार होगा तभी हम इन फसलों को बेच सकेंगे, क्योंकि उद्देश्य क्या है, इन फसलों को बेचना ही तो हमारा उद्देश्य है, व्यापार से पैसा कमाना ही तो हमारा उद्देश्य है। इसके बाद में है, इस कृषि से प्राप्त समस्त उत्पादन विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे गन्ना है तो गन्ने का प्रयोग क्या कर दिया, चीनी उद्योग में, गन्ने का चीनी उद्योग में, जिसमें चीनी और गुड़ बनाई जाती है ना। और इस कृषि में अत्यधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बिना मजदूरों के हम जो है इतने बड़े क्षेत्र में खेती नहीं कर सकते। तो श्रमिकों यानी मजदूरों की जो आवश्यकता है वो हमें बहुत ही ज्यादा होती है इस कृषि में। और रोपण जो कृषि है वो उद्योग और कृषि के मध्य एक अंतरापृष्ठ होती है, यानी उद्योग धंधों और कृषि के मध्य होती है, यानी कि अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस जो है वो होती है। इसके बाद में है ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। अगला जो प्रश्न है 17वां, ये भी आएगा, अथवा में भी आएगा इसके। तो 17वां प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स जो समझौता है उसका क्या अर्थ है। युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। यानी एक तो आर्थिक स्थिरता चाहिए, लोग जो है ज्यादा गरीब और ज्यादा अमीर हो रहे थे, सब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। तो औद्योगिक विश्व था, सब जगह जो है उद्योग धंधे वगैरह लग रखे थे। तो इसका उद्देश्य यही था, आर्थिक व्यवस्था को जो है स्थिर करना, सब लोगों को रोजगार दिलाना। और इसके लिए हमने क्या किया, जुलाई 1944 में अमेरिका में एक जगह है हैम्पशर, न्यू हैम्पशर या न्यू हैम्पशायर का एक स्थान है, ये अमेरिका में है। ब्रिटेन से ब्रिटेन मत कर देना, अमेरिका में स्थित है। ब्रेटन वुड्स जगह है जो ब्रेटन वुड्स, इस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन
में एक सहमति बनी थी और सदस्य जो देश थे इसके, उन लोगों ने विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए, यानी विदेशी व्यापार में इनको लाभ और घाटा जो हो रहा था उससे निपटने के लिए इन्होंने इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किसकी स्थापना की? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की, यानी IMF की स्थापना की। किसकी स्थापना की? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की जो है स्थापना की। विदेश व्यापार में जो हमें घाटा हो रहा है उससे निपटने के लिए हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। और उसके बाद में युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अर्थात विश्व बैंक का भी गठन किया। साथ में किसका? एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उसके बाद में विश्व बैंक, इन दोनों की स्थापना की। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। इसलिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हम क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड्स ट्विन, यानी कि ब्रेटन वुड्स ट्विन यानी सिस्टर, जुड़वा हम इसको बोलते हैं। और इसी युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स समझौता या ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो है वो निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी और इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं एक निश्चित विनिमय दर में जो है बंधी हुई थी, यानी प्रत्येक देश की जो राष्ट्रीय मुद्राएं थी उसकी एक क्या है? विनिमय दर थी। यानी उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि $1 के बदले में जो रुपयों की संख्या थी वो क्या थी? निश्चित थी, यानी टाइम के हिसाब से $1। तो डॉलर का जो मूल्य होता था वो भी किससे बंधा हुआ था? वो भी सोने से बंधा हुआ था। यानी सोने कितने सोने के बराबर ये होगी? तो $1 जो सोने, $1 का जो मूल्य था, डॉलर का ये क्या है? चिन्ह है ना, डॉलर का चिन्ह, डॉलर ऐसे ही लिखते हैं डॉलर का जो $1 का जो मूल्य है वो कितने सोने के बराबर था? 35 औंस सोने के बराबर था। 35 औंस सोने के बराबर था $1 का मूल्य। यानी कि डॉलर कितने, $1 के बराबर कितने रुपए होंगे? 70, 80, 90 कितने भी हो सकते हैं। तो वो संख्या निश्चित होती थी और डॉलर का भी मूल्य सोने से बंधा हुआ था। यानी कि $1 का मूल्य उस समय कितना था? 35 औंस सोने के बराबर, 35 औंस सोने के बराबर होता था। इसके बाद में 17वें का अथवा में आएगा। आप अथवा दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। अथवा में है कि प्रथम विश्व युद्ध किन दो यूरोपीय ताकतवर खेमों के बीच लड़ा गया? कौन से दो खेमों के बीच लड़ा गया? एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। और यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? चलिए पहले देखते हैं कौन कौन से दो यूरोपीय ताकतवर खेमों के बीच लड़ा गया। पहला जो विश्व युद्ध है ये अगस्त 1914 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1914 में। और यह युद्ध जो है ये दो यूरोपीय ताकतवर खेमों के बीच जो है लड़ा गया था। एक खेमे में कौन थे? मित्र राष्ट्र में कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और जीता कौन था? मित्र राष्ट्र ही जीता था। कौन जीता था? मित्र राष्ट्र ही जीता था, यानी अंग्रेज जो लोग थे ब्रिटेन, यही जीते थे। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो है इस मित्र राष्ट्र में शामिल थे। और दूसरे खेमे में कौन थे? केंद्रीय शक्तियां, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की ये शामिल थे। और यानी ये धुरी राष्ट्र कह सकते हैं। केंद्रीय शक्ति यानी धुरी राष्ट्र, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। और हो गए सामने वर्सेज में कर लेना, मित्र राष्ट्र वर्सेज ये केंद्रीय शक्ति यानी धुरी राष्ट्र, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। और यह युद्ध जो है 4 साल से भी अधिक समय तक चला और अंत में जीत जो हुई थी वो मित्र राष्ट्रों की हुई थी। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की जो है इसमें जीत हुई थी। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की। अब यह है पहला आधुनिक औद्योगिक युग। कैसे है पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध जो है ये पहला आधुनिक औद्योगिक युग है। वो किस प्रकार का है? यानी औद्योगिक कह रहे हैं यानी उद्योगों में कुछ बन रहा है वो हम प्रयोग कर रहे हैं। यानी उद्योगों में क्या क्या बन सकते हैं? आधुनिक हथियार, आधुनिक जो परमाणु हथियार हैं, या फिर इसमें अभी देख लेते हैं। यानी कि इससे हम सहमत बिल्कुल हैं, इससे हम सहमत हैं कि प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण जो युद्ध है वो पहले कभी नहीं हुआ था। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में जो प्रयुक्त चीजें हैं वो कौन कौन सी है? मशीन गन, मशीनें। इस प्रकार के पहला जो भी युद्ध हुआ है, आप पुराना कोई भी युद्ध उठाकर देख लो, चाहे कोई भी खानवा का युद्ध ले लो, चाहे और भी अन्य जो युद्ध ले लो, हल्दी घाटी का ले लो, उसमें से किसी में जो आधुनिक हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया था। टैंकों का प्रयोग इसमें किया गया, हवाई जहाजों का जो इसमें प्रयोग किया गया, रासायनिक हथियारों, परमाणु, अणु बम, बारूद वगैरह सब का प्रयोग किया गया, वो भी बड़े पैमाने पर, एक आध नहीं, बहुत ही बड़े पैमाने पर। दोनों तरफ जो है ये दोनों हथियार होते थे। और ये जो सभी हथियार हैं ये आधुनिक विशाल उद्योगों की देन है, तभी तो हम इसको कह रहे हैं आधुनिक युग।
पहला आधुनिक युग, क्या कह रहे हैं, पहला आधुनिक औद्योगिक युग, आधुनिक तो है ही, साथ ही औद्योगिक युग, यानी ये सारी जो चीजें बन रही है, मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार, ये सब उद्योगों में ही तो बन रहे हैं। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, पहला आधुनिक औद्योगिक युग। युद्ध, ये सभी जो हथियार हैं आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थे, यानी ये सब उद्योगों में बने हुए हैं। और युद्ध के लिए संपूर्ण विश्व के असंख्य सैनिकों की भर्ती की गई, बहुत सारे असंख्य सैनिक, कोई पार नहीं, करोड़ों में लोग जो हैं वो सैनिक बने, और जिन्हें विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों में भरकर जो है युद्ध के मोर्चों पर ले जाया गया। तो यहाँ पर ये जो विशाल जलपोत हैं ये भी उद्योगों में बने, ये जो रेलगाड़ियां हैं ये भी जो है बड़े बड़े उद्योगों में बनी। तो इन सब का भी उद्योगों का रोल है, तो इसलिए हमने इसको कहा है प्रथम आधुनिक औद्योगिक युग, युद्ध। इस युद्ध में जो भीषण जनहानि और विनाश लीला देखने को मिली, उसकी आधुनिक औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। यानी इतने लोग मरे हैं तो ये कोई आम छड़ी से थोड़ी मर सकते हैं, गोचों से ये नहीं मर सकते। उद्योगों में जो बनी चीजें हैं इनसे ये विनाश लीला जो हमें देखने को मिली। बहुत ही खतरनाक जो है लोग ऐसे एक फटकारे में मर जाते थे। तो ये आधुनिक जो उद्योग हैं, उद्योग कारखाने जो हैं, उसमें बनी जो अस्त्र शस्त्र हैं, परमाणु जो शक्तियां हैं, उनसे ये सारे लोग मारे गए। और इसमें कोई एक आध लोग नहीं, इस युद्ध में 90 लाख जो लोग हैं वो क्या हुए थे, मारे गए थे। 90 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग जो हैं इसमें घायल हुए। तो कितना रोल है उद्योगों का यहाँ पर, इसीलिए हम कह रहे हैं ये क्या है, पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध। ठीक है, इसके बाद में है 18वां प्रश्न। ये भी 18वां प्रश्न क्या आएगा आपके, आएगा किसमें, अथवा में आएगा। तो आपको दोनों में से एक करना है, 18वें का अथवा करो चाहे ये करो। तो ये है भारत में संविधान संशोधन करके भारतीय लोकतंत्र के स्थानीय निकायों को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए। हमने संविधान में संशोधन किया। संशोधन करने का मतलब क्या है, या तो संविधान में किसी चीज को हटाना या संविधान में कोई नई चीज जोड़ना, वो क्या हो गया, संशोधन। तो संशोधन करके हम भारतीय लोकतंत्र जो है, भारतीय लोकतंत्र के स्थानीय जो निकाय हैं, नगर पालिका हैं, ग्राम पंचायत हैं, इनको अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने हेतु हमने क्या क्या कदम जो हैं वो उठाए हैं। तो 1992 में हमने ये संविधान किया था। कब किया था, 1992 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय लोकतंत्र के स्थानीय स्वशासी निकायों को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित हमने कदम उठाए हैं। कौन कौन से कदम उठाए हैं, पॉइंटों के माध्यम से देख लेते हैं। पहला ही पॉइंट क्या है, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव हैं वो हर 5 वर्ष में लिखित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है। यानी लिखित रूप से करना संवैधानिक क्या है, बाध्यता है, यानी 5 वर्ष में तो कराना जरूरी ही है। और अभी इन निकायों के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें क्या है, आरक्षित हैं। यानी इनको आरक्षण भी दे दिया कि ये भी होना इसमें जरूरी है। यानी अनुसूचित जाति, SC ST और OBC के लिए क्या कर दी, इसमें सीटें आरक्षित कर दी। साथ ही महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए कितनी, कम से कम 1/3 जो पद हैं, 1/3 पद हैं, 1/3 पद वो महिलाओं के लिए क्या कर दिए, आरक्षित कर दिए। इस 1992 के भारत के में जो संविधान संशोधन अधिनियम आया 1992, इसके तहत 1992 में जो संशोधन हुआ है उसके तहत प्रत्येक राज्य में इन निकायों के लिए चुनाव कराने के लिए किसका गठन किया गया, राज्य चुनाव आयोग। यानी कि राज्य चुनाव आयोग ही क्या कराएगा, इनका चुनाव कराएगा, राज्य चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं, राज्य जो चुनाव आयोग है वो कराएगा इनमें चुनाव। और नामक जो स्वतंत्र संस्था है राज्य चुनाव आयोग का गठन कर दिया इसमें। और राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा जो है वो इन स्थानीय निकायों को देना पड़ता है। और सत्ता में भागीदारी की प्रकृति प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है, यानी प्रत्येक राज्य में जो है अलग अलग सत्ता होती है। इसके अथवा में है संघवाद। संघवाद का अर्थ बताते हुए संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को जो है साधारण समझिए। संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्रीय प्राधिकार और सरकार की अंगीभूत इकाइयों के मध्य होता है। संघवाद क्या है, इसमें क्या होता है, सत्ता का जो विभाजन होता है वो एक तो केंद्रीय प्राधिकार यानी केंद्र सरकार और सरकार की अंगीभूत इकाई यानी अंगीभूत यानी सरकार के जो अन्य अंग हैं, राज्य मान लो राज्य, तो उनके बीच क्या होता है, मध्य होता है संघवाद। देखो संघवाद में दो, इसका गठन किस प्रकार होता है संघ का,
केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य क्या होता है, सत्ता का बंटवारा मुख्य रूप से ऐतिहासिक संदर्भों पर निर्भर करता है जिन पर संघ की स्थापना हुई। और संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों पर गठित होती है। कौन से दो तरीके हैं? 7 आकर संघ बनाना, एक तो 7 आकर संघ बनाना, दूसरा है 7 लेकर चलने वाला संघ। इसमें से भारत किसका उदाहरण है? 7 लेकर संघ चलने वाला। यानी जिस ऐतिहासिक संदर्भों में हमने ये सरकार बनाई है, ऐतिहासिक संदर्भों में, यानी 1947 में जब हमने गठन किया भारत का, तो हमने इसी प्रकार संघ स्थापित किया कि भारत होगा प्रमुख, भारत एक राज्य होगा और भारत में क्या होंगे, 28 राज्य होंगे, है ना। उस समय तो 14 ही थे, 28 कितने, 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उस समय 14 और 6। 1956 में कितने थे? 14 और 6, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 में जब राज्यों का गठन हुआ था। इसके बाद में है, ये दोनों समझ लेते हैं कि 7 आकर संघ बनाना और 7 लेकर संघ चलने में क्या अंतर है। 7 आकर संघ बनाना, एक तो 7 आकर संघ बनाने में सारे जो 7 आते संघ हैं वो सब स्वतंत्र होते हैं, यानी इसके अंतर्गत क्या होता है, 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों, यानी राष्ट्र क्या होंगे, 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, वो 7 आकर क्या करते हैं, एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। और सभी स्वतंत्र जो राष्ट्र होते हैं इसमें अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं, यानी इस पर सबका जो है अपने अपने सब संप्रभु होते हैं, है ना, सबकी अपनी अपनी ताकत होती है, कोई किसी के अधीन नहीं होता है, वो 7 आकर संघ बनाना होता है। और अपनी 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 अलग अलग पहचान को भी वो क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। 7 आकर संघ बनाने के जो प्रमुख उदाहरण है वो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो क्या है, 7 आकर संघ बनाया इन्होंने, यानी इसमें अमेरिका में लगभग 50 संघ हैं, 50 जो राज्य हैं वो अलग अलग स्वतंत्र हैं। और स्विट्जरलैंड है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को हम महाद्वीप भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है, अलग अलग राज्य हैं। लेकिन 7 लेकर संघ चलने वाला जो संघ है, 7 लेकर चलने वाला संघ है वो भारत भी है। भारत कौन सा है, 7 लेकर चलने वाला संघ। इसके अंतर्गत जो है एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है, यानी अपने अंदर किस प्रकार के हैं, उस आंतरिक जो स्थिति है उसको ध्यान रखते हुए, आंतरिक विविधता यानी भाषा के आधार पर यहाँ पर विविधता है, धर्म के आधार पर यहाँ पर विविधता है, जाति के आधार पर यहाँ पर विविधता है, उस आधार पर जो है हमने क्या किया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने राज्यों का गठन किया है। फिर राज्य और राष्ट्रीय, फिर बाद में राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा जो है वो कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। शक्तिशाली कौन है, वर्तमान में भारतीय है, लेकिन राज्य स्वतंत्र नहीं है, राज्य जो है उसी संघ का भाग है, केंद्र सरकार का ही भाग है, लेकिन राज्य में भी अपनी सरकारें हैं। लेकिन शक्तिशाली कौन है, केंद्र शक्तिशाली, यानी भारत शक्तिशाली है। और इसके उदाहरण में भारत भी है, बेल्जियम भी इसका उदाहरण है, जापान भी इस संघीय शासन व्यवस्था के उदाहरण है। इसके बाद में 19वां प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे। हाँ, हम मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। क्षेत्रों पर आधारित अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण यह प्रदर्शित करता है कि आर्थिक क्रियाएं जो है 3 प्रकार की होती है, यानी एक प्राथमिक, दूसरी द्वितीयक और तीसरी तृतीयक। कौन सी है, तीनों देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत कौन सी गतिविधियां सम्मिलित होती है? प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित होती है, यानी प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं प्रकृति से प्राप्त उन पर आधारित होती है, जैसे कृषि है, डेयरी है, मत्स्य है, वनारोपण आदि। और द्वितीयक जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत कौन सी गतिविधियां सम्मिलित होती है? प्राकृतिक और प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण, किसके द्वारा? विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित करना, अन्य रूप में बदलना। यानी कपास क्या होगी, खेती से प्राप्त होगी, तो खेती, कपास को सीधा कहेंगे तो कपास क्या होगा, कपास होगा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होगी कपास। लेकिन कपास से यदि हमने कपड़ों का निर्माण कर दिया, यानी विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से हमने कपास को किसी अन्य चीज में बदल दिया, तो वो क्या हो गया, द्वितीयक गतिविधि। हालांकि इन तीनों प्रश्नों का अलग अलग आप छोटे प्रश्नों में भी ध्यान रखना है आपको, लघुतरात्मक प्रश्न में भी ये आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत कौन सी गतिविधियां सम्मिलित होती है? तो जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में मदद करती है वो कौन सी होती है? तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां। और इसमें कौन सी होगी? परिवहन के माध्यम से, जैसे हमने कपास से क्या बनाया, कपड़ा बनाया, तो कपड़े को हम परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। बीमा है, बैंकिंग है, ये सेवाएं जो है ये क्या है, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां। और ये वर्गीकरण अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि इसके द्वारा हमें विकास के साथ साथ व्यावसायिक स्थिति के बारे में भी जो है ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है?
तो आर्थिक जो क्रियाएं हैं उसका स्पष्ट विभाजन होता है। सकल घरेलू उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रकों का क्या क्या योगदान है, जीडीपी में किस प्रकार योगदान है उसका पता चलता है। और भाई किस क्षेत्र का कितना योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है जीडीपी में, द्वितीय क्षेत्र का जीडीपी में कितना योगदान है, ये हमें पता चलता है। और विभिन्न क्षेत्रकों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या, यानी कौन कितने श्रमिक किस क्षेत्र में काम करते हैं, ये भी हमें पता चलता है। विभिन्न क्षेत्रकों में उपलब्ध रोजगार का वितरण, भाई किस क्षेत्र में कितना रोजगार है, ये भी हमें इससे पता चलता है। और विभिन्न क्षेत्रकों का राष्ट्रीय आय में योगदान, यानी राष्ट्रीय आय जो है वो ज्यादा किस क्षेत्र से प्राप्त होती है, ये भी हमें इससे पता चलता है। तो किस किस बातों का हमें पता चलता है वो हमने इस 5 पॉइंटों में देख लिया। इसके बाद में इसका अथवा में प्रश्न आएगा कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है। तृतीयक जो क्षेत्रक हैं ये अन्य कौन से क्षेत्रक, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक से ये कैसे भिन्न है, उदाहरण के द्वारा आपको व्याख्या करनी है। तो तृतीयक क्षेत्रक में अभी हमने बात की परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, भंडारण और व्यापार आदि से संबंधित जो सेवाएं हैं वो प्रदान करता है ये तृतीयक क्षेत्रक, और इसको हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्रक अन्य 2 क्षेत्रकों से भिन्न है। अन्य कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक। इसका कारण क्या है कि जो 2 क्षेत्रक हैं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक, ये वस्तुएं क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं। ये तो वस्तुओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। लेकिन तीसरा जो तृतीयक क्षेत्रक है ये वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, जबकि तृतीयक क्षेत्रक अपने आप कोई वस्तु उत्पादित नहीं करता है, बल्कि इस क्षेत्रक में सम्मिलित क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में माध्यम होती है, अर्थात ये प्राथमिक क्रियाएं उत्पादन प्रक्रिया में मदद करती है। उदाहरण के लिए देखो, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए हम जो ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं, रेलगाड़ी द्वारा जो परिवहन करने की जो हमें जरूरत पड़ती है, वही क्या है जो हम सेवा दे रहे हैं, ये है आपके तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी। इसमें ट्रैक्टर, ट्रकों और रेलगाड़ी द्वारा जो परिवहन की जरूरत पड़ती है। या फिर देख लीजिए, इन वस्तुओं को कभी कभी हम गोदाम में भी रख सकते हैं। जो भी हमने विनिर्माण या फिर प्राथमिक क्षेत्र की कोई भी चीज है उसको गोदाम यानी शीतगृह में भंडारण की भी आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी गतिविधि किसकी है, तृतीयक क्षेत्र की। या फिर हमें उत्पादन और व्यापार की सुविधा के लिए कई लोगों से टेलीफोन से बात भी करते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी टेलीफोन से बात करना, ये भी सेवा जो है ये तृतीयक क्षेत्र की। या फिर हम पत्राचार करते हैं, किसी जो अखबार में हम यदि किसी घटना को लिखते हैं तो वो भी क्या है, तृतीयक क्षेत्र। या फिर कभी कभी बैंक से पैसा भी हम उधार लेते हैं तो वो भी किसकी गतिविधि है, तृतीयक क्षेत्र की। इस प्रकार परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये सब प्राथमिक और द्वितीयक जो क्षेत्र है उसके विकास में हम सहायता करते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र सिर्फ सहायता करने का ही काम करता है। स्पष्ट है कि तृतीयक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करती है। इसके बाद में आपके खंड शुरू होता है दय खंड, जो जिसमें आपके निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं 2, और तीसरा एक आएगा मानचित्र, यानी टोटल 3 प्रश्न होने वाले हैं इसमें। और ये भी आपके अथवा में भी प्रश्न आएंगे इसमें, निबंधात्मक प्रश्न। और इसमें आपको शब्द जो लिखने हैं वो लिखने हैं 200 से लेकर 250 शब्द तक। यानी कि आपकी जो नोट, आपकी जो आपके बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी आएगी ना, उस कॉपी का एक पन्ना तो पूरा, और एक पन्ना पूरा लिखने के बाद में पीछे वाला जो पेज है उसी पन्ने का, इस पन्ने को ऐसे फोड़ा, उस पन्ने का जो पिछले वाला पेज है उसको थोड़े 2-4 लाइनें उसमें लिख सकते हो। यानी कि एक पन्ना भी लिखो ना तो भी बहुत है इसमें। उसमें आपके कितने शब्द हो जाएंगे, लगभग 200 से 250 शब्द हो जाएंगे। और इसमें आपके अथवा में आने वाला है, और 3 ही प्रश्न है, 2 तो निबंधात्मक प्रश्न है और 1 मानचित्र है। और इसमें से 20वां जो प्रश्न है, यानी पहला निबंधात्मक जो प्रश्न है वो है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। यानी कि मुद्रा और शाख से एक बड़ा प्रश्न आने वाला है, और ये उसी से है अर्थशास्त्र में। और बैंकों के कार्य लिखिए, करेंसी नोट कौन जारी करता है और बैंकों के कार्य लिखिए। तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो है, आरबीआई जो है, ये केंद्र सरकार की ओर से क्या करता है, करेंसी नोट जारी करता है। जारी कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। किसकी ओर से करता है, केंद्र सरकार की ओर से। और भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या किसी संस्था को मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है। कोई भी अलग से व्यक्ति जो है वो मुद्रा जारी नहीं कर सकता है। मुद्रा जारी सिर्फ कौन कर सकता है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। और मुद्रा के आधुनिक जो रूप हैं उसमें रूपों में करेंसी में एक तो कागज के नोट हैं, आधुनिक वर्तमान में बात करें तो एक तो कागज के नोट चलते हैं और दूसरे सिक्के हैं। इनको हम करेंसी में शामिल करते हैं। करेंसी में किसको शामिल करते हैं, एक तो कागज के नोट को, दूसरे सिक्के को। सिक्के चलते हैं यहाँ पर 5 के, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 10 रुपए के। और कागज के नोट चलते हैं 2000 के, आपके 500 के, 200 के, 100 के, 50 के, 20 के, 10 के।
और बैंक के कार्य अथवा भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका। इसके बाद में ये प्रश्न इसी में शामिल है, बैंक के क्या कार्य हैं, या फिर हम लिख सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका है। तो इसमें हम प्रमुख पॉइंट देखेंगे कि बैंक के क्या क्या कार्य हैं। तो बैंक के कार्य में पहला कार्य है जमा राशि को स्वीकार करना। हम बैंक में जाते हैं और जो भी हम पैसा जमा करते हैं, या 10 लाख 20 लाख जो भी हम जमा करते हैं, तो बैंक उसको क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। 1 रुपए भी हम जमा कर सकते हैं, 1 से लेकर हम कितना भी जमा कर सकते हैं, तो बैंक उसको क्या करता है, स्वीकार करता है। बैंक जनता से जमा स्वीकार करते हैं, हम जो भी जमा करते हैं बैंक स्वीकार कर लेता है। लोग अपनी नकदी को सुविधा के लिए बैंकों के बचत जमा खाता, सावधि जमा खाता, चालू खाता आदि में क्या करते हैं, जमा कराते हैं। और बैंक इन जमाओं पर हमें ब्याज भी देता है। हम फ्री पॉकेट में ऐसे ही जमा करके वहां रख थोड़ी देंगे, बैंक हमें बदले में ब्याज भी देगा। इस तरह लोगों का धन जो है बैंक के पास क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। दूसरा पॉइंट है ऋण प्रदान करना। बैंक हमें ऋण भी देता है, ब्याज पर जो है हमें ऋण देता है। बैंक अपने पास जमा रकम का एक हिस्सा नगद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% जो धन है वो अपने पास रखता है, बैंक में रखता है। बैंक यानी जो हम सारे पैसे जो जमा करते हैं, बैंक सारे पैसे वहां पर अपने पास में नहीं रखता है। बैंक सिर्फ 15% धन ही अपने पास रखता है, क्योंकि बैंक को पता है सारे लोग जो है पैसा नहीं ले जाएंगे, अभी बाद में ले जाएंगे। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावनाओं को देखते हुए रखा जाता है। यानी ये 15% पैसा क्यों रखते हैं कि जमाकर्ताओं ने जो पैसे यहाँ पर जमा किए हैं, ये कितना धन निकाल सकते हैं, कितनी संभावना है कि ये पैसा निकाल सकते हैं। तो उसी संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर 15% जो पैसे हैं वो बैंक में रहते हैं। क्योंकि किसी एक दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद राशि निकालने के लिए आते हैं, है ना, कुछ लोग ही आते हैं यहाँ पर पैसे निकालने के लिए। जिसने जमा किए हैं, यानी 100 लोगों ने जमा किए हैं, तो या तो 5 आएंगे या 6 आएंगे, 5-6 लोग ही आएंगे ऐसे जो जमा किए हुए पैसे निकालेंगे। तो उसी हिसाब से 15% पैसे यहाँ पर वो नगद रखते हैं, 15% पैसे। इसलिए बैंक अपने पास जमा का अधिकांश हिस्सा जो है वो ऋण देने के लिए प्रयोग करते हैं। इस कारण बैंक क्या करता है, जो पूरा पैसा है उसका 15% हिस्सा तो रखेंगे अपने पास, बाकी किसके लिए दे देंगे, ऋण दे देंगे। बाकी जो है ये ब्याज पर क्या दे देंगे, कर्ज दे देंगे, लोगों को कर्ज देते रहेंगे, ऋण देते रहेंगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है पूंजी निर्माण। बैंक लोगों की बचतों को क्या करते हैं, संग्रह करते हैं तथा उसे अन्य उत्पादक क्रियाओं में निवेश भी करते हैं। इस प्रकार बैंक देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं तथा आर्थिक विकास की दर को तीव्र करते हैं। लॉकर सुविधाएं भी यहाँ पर बैंक में होती है। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं, यानी कि जिसमें हम अपनी कोई भी मूल्यवान वस्तु है, अपने गहने वगैरह हैं, या अपने कोई कागजात हैं, महत्वपूर्ण कागजात, वो हम बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। और लॉकर की चाबी हमारे पास सुरक्षित रहती है और एक चाबी बैंक वालों के पास। इसके अथवा में क्या प्रश्न है, साख की 2 विभिन्न स्थितियां बताइए एवं बैंकों से ऋण लेने की आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। साख की स्थितियां, साख की कौन सी 2 स्थितियां हैं? तो पहली स्थिति क्या है कि पहली स्थिति में क्या होता है, हम जो भी ऋण लेते हैं तो अपनी आय बढ़ाने के लिए वो हमारे लिए क्या करता है, सहयोग करता है। यानी कि या तो वो हमारी क्या करेगी, आय बढ़ाने में सहयोग करेगा। पहली स्थिति में आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे जिस व्यक्ति ने जो ऋण लिया है उस व्यक्ति की स्थिति जो है पहले से क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, यानी कि उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी ऋण लेने से। और दूसरी स्थिति में ऋण तो ले लिया है लेकिन उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, यानी कि दूसरी स्थिति में, यानी कि उसने फसल के लिए ऋण लिया है तो फसल या तो उसकी बर्बाद हो जाएगी, और फसल बर्बाद होने के कारण जो है जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है वो अपने जाल में ही क्या, ऋण के जाल में फंस जाता है, और जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है, और आमदनी में वृद्धि की बजाय कर्जदार की स्थिति पहले से जो है खराब हो जाती है। और ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थितियों के खतरों एवं हानि होने पर प्राप्त जो है सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। और इसके बाद में है बैंकों से ऋण लेने की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। बैंकों से ऋण लेने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। पहली शर्त है, सर्वप्रथम ऋण लेने वाले व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है। पहले प्रमाण पत्र देना होगा कि यह देख लिया जाए कि उसे कितना ऋण जो है दिया जाए और वह आसानी से उतार सके, ताकि उसको कितना ऋण दें उस प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि आप कितना ऋण जो है चुका सकते हो, उसी हिसाब से ऋण दिया जाएगा। आप जितना उतार सकते हो ऋण उतना ही हम आपको ऋण देंगे। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति कोई नौकरी कर रहा है कहीं पर
तो उसे अपनी आय के विषय में वहां पर ब्यौरा जो है उपलब्ध कराना होगा। वो कहीं पर नौकरी कर रहा है तो वहां पर उसके जो कागजात हैं वो उसको देने पड़ेंगे। और बैंक जो है कर्जदार से समर्थन ऋणाधार की मांग भी कर सकता है, समर्थक ऋणाधार की मांग भी कर सकता है, जिसमें भूमि, पशु संपत्ति एवं बैंकों में जमा पूंजी आदि जो है इसमें सम्मिलित होती है। इस सब की जो है रिपोर्ट वो ले सकता है, सबके कागजात जो है वो बैंक को जमा कराने पड़ेंगे। और बैंक जो है, चौथी बात क्या है, चौथी शर्त है कि बैंक कर्जदार से किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी मांग सकता है जो उसके कर्ज न चुकाने पर रकम वापस कर सके। यानी मैं ऋण ले रहा हूं और मैं यदि ऋण नहीं चुका पाऊं तो बैंक मेरा क्या चाहेगा, एक मेरी गारंटी लेने वाला व्यक्ति भी होना जरूरी है, जो यदि मैं कर्ज न चुकाऊं तो वो कर्ज चुकाएगा। इसलिए गारंटी लेने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए। ये इसकी आवश्यक क्या है, शर्तें हैं। इसके बाद में दूसरा जो निबंधात्मक प्रश्न है वो है फ्रांस राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति। फ्रांस जो है राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई थी, स्पष्ट करें। फ्रांस की 1789 ईस्वी में होने वाली क्रांति को जो है हम इस निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? सबसे पहला है फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन। कौन कौन से परिवर्तन हुए इस फ्रांसीसी क्रांति से? तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रभु सत्ता जो थी, यानी संप्रभुता जो थी, वो राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में आ गई थी। नागरिक जो समूह था उनके हाथों में आ गई। और क्रांतिकारी जो लोग थे, नागरिक जो लोग थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा ही क्या किया जाएगा, एक नए देश का गठन किया जाएगा और वे ही इस देश का भाग्य जो है निर्धारण करेंगे। यानी इसी देश का संविधान भी अब यही नागरिक बनाएंगे और यही नागरिक जो है इस देश का शासन चलाएंगे। दूसरा पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए कदम। कौन कौन से कदम उठाए? प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की जो भावना है वो पैदा हो गई थी। कौन कौन से? जैसे पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार। इन विचारों ने क्या किया, एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत सब लोगों को समान अधिकार जो है वो प्राप्त थे। और इसके अलावा एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, तिरंगा, 3 रंगों वाला, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज का स्थान ले लिया। इसके बाद में तीसरा है स्टेट जनरल का जो चुनाव है वो सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा तथा उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया गया, नेशनल असेंबली। इसके बाद में नवीन स्तुतियां रची गई, सप्तें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया और ये सब एक देश के नाम पर हुआ, राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। और इसके बाद में आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क थे वो समाप्त कर दिए। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क दोनों ही समाप्त कर दिए और तौलने और नापने के लिए एक तरह की व्यवस्था लागू की गई। और क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर पेरिस की जो फ्रेंच भाषा थी इसको क्या बना दिया, राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया। तीसरा पॉइंट है यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा इस फ्रांसीसी क्रांति का? तो फ्रांस की क्रांति में राष्ट्रवाद के बीज जो है वो बो दिए। फ्रांस की क्रांति ने क्या किया, राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के बीज बो दिए जिससे यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। और फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण विश्व को लोकतंत्रीय सिद्धांत जो है वो प्रदान किया, यानी राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्रीय सिद्धांत जो है दिया कि लोकतंत्र भी होता है, जनता के द्वारा भी शासन किया जाता है। और फ्रांस ने यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों के गठन में सहायता प्रदान की। फ्रांस ने भी भागीदारी निभाई कि यूरोप के जो लोग हैं वो अपने राष्ट्रों का गठन करें। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जो है यूरोप के विभिन्न देशों के छात्रों और शिक्षित मध्य वर्गों के लोगों ने जैकोबिन क्लबों की जो है स्थापना करना प्रारंभ कर दिया। जैकोबिन क्लब यानी अपने ही खुद के जो ग्रुप हैं वो बनाने शुरू कर दिए। और जैकोबिन क्लबों की गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रांसीसी सेनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया जो 1790 ईस्वी के दशक में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े भूभाग में प्रविष्ट हुई थी। और फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में भी ले गई। इसके बाद में इस प्रश्न का 8वां प्रश्न है 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक के काल को क्रांतियों का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये स्पष्ट करना है। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक के काल में कई क्रांतियां हुई। जैसे ही रूढ़िवादी ताकतें अपनी शक्ति संगठित करने लगी, उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने उनका विरोध जो है वो शुरू कर दिया था। रूढ़िवादी जो प्राचीन परंपराओं के आधार पर चलने वाली जो
चलने वाली जो शक्तियां थी, ताकतें थी, वो संगठित होने लगी। तो उनको चुनौती देने वाले लोग कौन थे? विरोध करने वाले लोग थे उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग। जो नए नए क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने इन लोगों का विरोध किया। पुरानी जो ताकतें थी, जो पुरानी परंपराओं के आधार पर जो राजतंत्र का जो है समर्थन करती थी, उनका विरोध किया उदारवादियों और राष्ट्रवादियों ने। और इस काल में बात करें, जर्मनी, इटली और ओटोमन साम्राज्य, आयरलैंड, पोलैंड आदि जो देश हैं, आदि जो राष्ट्र हैं, यहाँ पर क्रांतियां हुई। और ये क्रांतियां उदारवादी राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में हुई, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। और इन विशिष्ट लोगों में कौन थे? प्रोफेसर, स्कूल के शिक्षक, क्लर्क और व्यापार में लगे जो मध्यम वर्ग के लोग थे, ये शामिल थे। और कौन कौन से स्थानों में विद्रोह हुआ? तो फ्रांस में विद्रोह, प्रथम विद्रोह फ्रांस में हुआ था जुलाई 1830 में। और बुर्बो वंश के जो राजा थे, जिन्हें रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता से जो है बहाल किया गया, उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने जो है उखाड़ फेंका और उनके स्थान पर एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। और इस राजतंत्र के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? लुई फिलिप। और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी, मेटरनिक ने एक बार टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी फ्रांस में जो जो प्रभाव दिखाई देंगे वो सारे यूरोप में प्रभाव आ जाएगा। फ्रांस का प्रभाव जो है पूरे यूरोप में होता है। और ये बात सत्य भी सिद्ध हुई। और फ्रांस में हुई जुलाई की क्रांति ने ब्रुसेल्स में भी जो है विद्रोह भड़क गया था, और जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से ब्रुसेल्स जो है वो अलग हो गया। पहले इसका भाग हुआ करता था ब्रुसेल्स, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स का, बाद में ये इससे अलग हो गया। और इसके बाद में है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान 15वीं शताब्दी से ही मुस्लिम ओटोमन साम्राज्य का एक भाग था और यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति होने लगी, जिससे प्रेरित होकर यूनानियों ने भी सन 1821 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। यूनानियों को स्वतंत्रता संग्राम में निर्वाचित यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। कवियों और कलाकारों ने भी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालक बताकर भरपूर प्रशंसा की तथा मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत का निर्माण किया। अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया तथा युद्ध में भी सम्मिलित हुए। ये एक व्यक्ति है, ये भी जो कवि लोग था, इसने भी इसमें सम्मिलित हुआ ये। और अंततः 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी 1832 में। और यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने संपूर्ण यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। इसके बाद में मानचित्र का प्रश्न आने वाला है, इसमें भी अथवा में आएंगे। 4 नंबर का ये होने वाला है आपके मानचित्र भी। और इसमें पहला है केंदुझर, सुंदरगढ़, नागपुर और बालाघाट। और अथवा में है बेलाडिया, बल्लारी, कुद्रेमुख और मयूरभंज। इसमें से दोनों को देख लेते हैं हम। जैसे ये जो पहला है आपके, इसमें बालाघाट कहाँ पर है आपके? बालाघाट है मध्य प्रदेश में। बालाघाट कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और सुंदरगढ़ और केंदुझर, ये दोनों कहाँ पर है? सुंदरगढ़ और केंदुझर आपके हो गए ओडिशा में। ये दोनों कहाँ पर है? ओडिशा में। मैप को विशेष रूप से आपको तैयार कर लेना चाहिए, मैप से तो प्रश्न फ्री में मिलते हैं मेरे हिसाब से। तो नागपुर कहाँ पर है? तो आपके नागपुर हो गया गुजरात के नीचे, महाराष्ट्र में। नागपुर कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में। और बालाघाट कहाँ पर हो गया? मध्य प्रदेश में। इस प्रकार ये ध्यान रखना है। और अथवा में जो मानचित्र है वो है मयूरभंज, बेलाडिला और बल्लारी, इसके साथ साथ कुद्रेमुख। मयूरभंज कहाँ पर है? तो मयूरभंज भी कहाँ पर है? ओडिशा में है। मयूरभंज भी कहाँ पर है? ओडिशा में है। बेलाडिया ये दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ में है। बेलाडिया कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और इसके बाद में बल्लारी और कुद्रेमुख, ये दोनों कहाँ पर है? तो ये आपके हो गए कर्नाटक में। कहाँ पर हो गए? कर्नाटक में हो गए। बेलाडिया आपके, बल्लारी और कुद्रेमुख ये हो गए आपके कर्नाटक में। इस प्रकार मैप को भी आपको विशेष रूप से जो है तैयार करना है। ये था बोर्ड एग्जाम के ब्लूप्रिंट के हिसाब से एक मॉडल यानी एक प्रतिमान। तो आप इसको विशेष रूप से याद कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको विशेष मदद मिलेगी इससे, और इसमें भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और अगला जो मॉडल पेपर या जो प्री बोर्ड है वो कुछ ही दिनों के अंतर्गत आने वाला है, कुछ ही दिनों के अंदर। तो विशेष रूप से अपनी तैयारी को जो है लगातार कंटिन्यू करते रहिएगा। जय हिंद।